नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल टीचर्स ट्रेनिंग एंड रिसर्च NITTT। भारत में ऐसे 4 संस्थान हैं, भोपाल के अलावा चंडीगढ़, चेन्नई और कोलकाता में। मैं भोपाल के संस्थान में विगत 31 साल से इस संस्था से जुड़ा हुआ हूँ और उसके पूर्व मैंने करीब 2 साल से अधिक इंजीनियरिंग कॉलेज में एक फैकल्टी के रूप में अपनी सर्विस दी थी और बीच में कुछ महीनों के लिए इंडस्ट्री में था। ओवरऑल कह सकते हैं 34-35 साल लगभग मुझे क्षेत्र में हो गए हैं और इस संस्थान से मैं विभिन्न रूप से जुड़ा हुआ हूँ। हमारे सुमित सक्सेना जी हैं, नीला तिवारी जी हैं, आप सब लोग अपने प्रेम से हमें याद करते हैं, हम आते रहते हैं। मेरे साथ मैडम स्मृति और अनिल उपमन्यु जी भी रहेंगे। सत्र का प्रारंभ मैं करता हूं। धन्यवाद। देखिए, प्रशिक्षण कार्यक्रम जिसे हम कहते हैं, अगर मैं इसकी बात करूं, प्रॉब्लम सॉल्विंग यूजिंग सी प्रोग्रामिंग, इसमें प्रशिक्षण, आप सभी लोग प्राध्यापक गण हैं, आप सभी लोग इस सब्जेक्ट को डील कर रहे हैं कई सालों से। फिर भी जब एक विषय को हम बार बार कई तरह से देखते हैं, कुछ ना कुछ छोटी सी भी नई चीज शायद हमें मिल जाती है और प्रशिक्षित लोगों को प्रशिक्षित करना ये थोड़ा कठिन कार्य होता है। लेकिन फिर भी हम मान के चलिए, खुले दिल से अगर हम चीजों को देखते हैं, कहीं ना कहीं छोटी कोई भी चीज हमें मिल जाती है। बस उसी के साथ मैं अपना प्रशिक्षण शुरू करा, प्रॉब्लम सॉल्विंग। यहाँ पे जो आप जानते हैं कि प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड सी प्रोग्रामिंग 2 चीजें हैं, तो मैं प्रॉब्लम सॉल्विंग और सी के साथ प्रॉब्लम सॉल्विंग इस अप्रोच पर फोकस करूंगा। जैसा कि हम जानते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग कोई भी टेक्निक हो, अगर कंप्यूटर के माध्यम से उसको सॉल्व करना है, कुछ मुख्य उसके स्टेप्स, डिफाइन द प्रॉब्लम। पहले हमें प्रॉब्लम के बारे में स्पष्ट होना चाहिए, प्रॉब्लम क्या है, क्या चाहती है। फॉर्मुलेट द मैथमेटिकल मॉडल, उसका जो सॉल्यूशन है उसके लिए मैथमेटिकल मॉडल हमें लेना पड़ेगा किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सॉल्व करने के लिए। हमारे केस में सी प्रोग्रामिंग है। देन डेवलप एन एल्गोरिथम जो कि लॉजिकल स्टेप्स हैं उसके लिए। फिर राइट द कोड फॉर द प्रॉब्लम, कोडिंग करनी होगी। एवं उसके बाद टेस्ट द प्रोग्राम। बिना टेस्टिंग के वो पूरा हो नहीं सकता, क्योंकि कोडिंग पूरी तरह से 100% रूप से त्रुटि हुई संभावना बहुत कम है कि हो, इसलिए हमें वो चेक करना पड़ेगा। और इस सबसे इम्पोर्टेंट एक महत्वपूर्ण चीज है, डिफाइन द कोड। कोड हालांकि सक्षम है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, लेकिन उसको किस तरह से और ऑप्टिमाइज किया जा सकता है, इस तरह से और बेहतर किया जा सकता है, उस दृष्टिकोण से उसको डिफाइन किया जाना। तो ये मुख्य हमारे चरण होते हैं किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। अब डिफाइन प्रॉब्लम की बात करें, सिंपली क्लियर एक कॉन्सेप्ट, एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमारे पास होना चाहिए, जिससे अपेक्षित है कि इसमें किया क्या जाना है, उसमें इनपुट क्या लगेगा, क्या डेटा देना होगा और आउटपुट के रूप में क्या प्राप्त होगा। ये सब इस चरण में हमें क्लियर हो जाता है। और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो प्रॉब्लम किसी क्षेत्र से संबंधित होगी उसकी नॉलेज, अगर वो कोई मैथमेटिकल प्रॉब्लम है उसके बारे में जानकारी होगी। मान लीजिए सिविल इंजीनियर कोई स्ट्रक्चर है, उसके डिजाइन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो मुझे जब तक उसकी जानकारी नहीं होगी उसको प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाऊंगा, तो वो भी अपेक्षित है। इसमें एक छोटा सा एग्जांपल, फाइंड द एवरेज ऑफ टू नंबर, जिस तरह से हम अपने विद्यार्थियों को शुरू में कराते हैं, तो भी एक प्रॉब्लम के डेफिनेशन के रूप में हम बताएंगे यहाँ इस तरह से। और उसके लिए मैथमेटिकल मॉडल की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे सिंपल सा एक सूत्र है आपका, जो हमको प्लस करके डिवाइडेड बाय 2 सिंपल। ऐसा जो भी प्रॉब्लम हमारी रहेगी उसका एक सॉल्यूशन होगा। फिर बात करते हैं प्रोग्रामिंग करने की, सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शंस। जब हम सी प्रोग्रामिंग की बात कर रहे हैं तो सी की जो सिंटैक्स है उसको फॉलो करते हुए उसके थ्रू कोड लिखना, कंप्यूटर में उसको फिर लिखा जाएगा और एग्जीक्यूट किया जाएगा। इसको हम कहते हैं प्रोग्रामिंग करना, कंप्यूटर की कोड लिखे जाएंगे। और एक प्रॉब्लम को डिजाइन करने के लिए कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट है।
इंस्ट्रक्शन को भी परफॉर्म, क्या इंस्ट्रक्शन वहां पे देंगे, उसकी सीक्वेंस, इन विच ऑर्डर दीज इंस्ट्रक्शंस आर टू बी परफॉर्म, देन उसके लिए डेटा, क्या डेटा चाहिए, जैसे मैं बात कर रहा था बिल्डिंग डिजाइन की, स्ट्रक्चर डिजाइन की, तो उसके लिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं जिनके बारे में कुछ डेटा चाहिए होता है, वो इनपुट के रूप में आएगा। उस डेटा के साथ क्या किया जाना है वो तो आगे देखेंगे, डेटा क्या रहेगा वो तो हमें स्पष्ट होगा, तो हमने प्रॉब्लम डिफाइन करी, उसके मतलब से हमें मालूम हो जाएगा वो। एक एग्जांपल है कि ऐड टू नंबर करना है तो इनपुट चाहिए मुझे दो नंबर, उनको ऐड करने का मुझे फार्मूला चाहिए, उसको डिस्प्ले करना है। सिंपल से एग्जांपल से मैं ले रहा हूं, इससे तो उसी परिप्रेक्ष्य में मैंने बात करी है। प्रोग्राम किस प्रकृति का होगा उसके हिसाब से कैलकुलेशन की एक्यूरेसी, दूसरी है क्लैरिटी। प्रोग्राम इस तरह से लिखा जाए कि उसकी रीडेबिलिटी रहे, आप समझ सकते हैं आपका लिखा प्रोग्राम, मेरा लिखा प्रोग्राम मैं समझ सकता हूं, लेकिन हमारे प्रोग्राम बाकी लोग भी समझ सकें, ये रीडेबिलिटी है, क्लैरिटी है। मॉड्यूलरिटी, जब एक प्रॉब्लम बहुत बड़ी हो जाती है, यहाँ तो मैं छोटे छोटे से एग्जांपल के रूप में बात कर रहा हूँ, लेकिन एक्चुअल में जब प्रोग्रामिंग की जाती है तो कई 100 या 1000 लाइन के कोड बन जाते हैं। वहां एक सिंगल फाइल में नहीं लिखा जाता, जैसे कि आप लोग भी जानते हैं अलग अलग मॉड्यूल्स में उसको लिखा जाता है। वो मॉड्यूलरिटी अप्रोच हमें वहां पर लेनी होगी। इस सिंपल टास्क को हम कितने मॉड्यूल में अलग अलग प्रकार के कार्य हो रहे हैं उसमें डिवाइड कर सकें, तो हर एक के लिए फंक्शंस लिख सकें, मॉड्यूल्स लिख सकें, जिसको मेन मॉड्यूल में कॉल किया जा सके। एक और मुख्य कैरेक्टरिस्टिक है पोर्टेबिलिटी। ये प्रोग्राम जो लिखा गया है किसी पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे आपने लिखा होगा, किसी भी प्लेटफॉर्म पे उसको चलाया जा सके, कोडिंग इस तरह से हो, हम उसको चाहे विंडोज के लिए चलाएं, चाहे यूनिक्स पे चलाएं, किसी भी जगह चलाएं, वो पोर्टेबल होना चाहिए, किसी भी सिस्टम पर वो काम कर सके, कहीं भी वो रन एग्जीक्यूट हो सके। चला चल प्रोग्राम डेवलपमेंट, कंप्लीट प्रोग्राम जब लिखा जाता है तो उसमें कंप्लीट एक साइकिल है, जैसे कि एक छोटे छोटे स्टेप्स में उसको ब्रेक किया जाएगा। ये सारे स्टेप्स आपने सीरीज ऑफ इंडिपेंडेंट ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मतलब सबसे पहले हम जो स्टेप्स में ब्रेक कर रहा हूं इस हिसाब से ब्रेक कर रहा हूं कि प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाना है। हम उसको सी में करें या किसी अन्य लैंग्वेज में वो आगे की बात होगी, अभी तो हम प्रॉब्लम को ब्रेक करने की बात कर रहे हैं। और प्रोग्रामर जो भी प्रोग्राम लिख रहा है उस प्रॉब्लम से संबंधित जानकारी उसको होना चाहिए, जैसे कि मैंने आपसे कहा था अगर कोई साइंटिफिक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है तो वो प्रॉब्लम क्या है उसके बारे में जब तक मालूम नहीं होगा प्रोग्रामिंग नहीं की जा सकेगी। और इन जनरल सॉल्व करने के लिए डिफाइन प्रॉब्लम करना, प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना, उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करना, देयर आफ्टर इसकी साइकिल में रहते हैं प्रॉब्लम का एनालिसिस करना, एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट को डिजाइन करना जिससे प्रोग्राम का लॉजिकल जो फ्लो है वो स्पष्ट हो सके, जिसको किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के माध्यम से उसका सॉल्यूशन निकाला जा सके। हमारे कॉन्टेक्स्ट में ये सी रहेगा, प्रोग्राम की कोडिंग की जाएगी दी गई लैंग्वेज के हिसाब से, उसको कंपाइल किया जाएगा, एग्जीक्यूट किया जाएगा। इस प्रक्रिया में उसमें कई तरह की बग्स आएंगी, एरर्स आएंगी जिनको दूर किया जाएगा। उसके बाद इसको टेस्ट किया जाएगा। डॉक्यूमेंटेशन एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है। हम अपना ही किया हुआ प्रोग्राम अगर आज से 5 साल के बाद अगर देखेंगे तो कई चीजें हमें पूरी तरह से स्पष्ट नहीं होगी कि ये कोड हमने क्या लिखे थे, ये क्या कर। इसलिए जो भी हम अपने प्रॉब्लम लेते हैं उसका डॉक्यूमेंटेशन अवश्य करें। डॉक्यूमेंटेशन दो तरह से हो सकता है, एक प्रोग्राम के अंदर भी जहां जहां महत्वपूर्ण स्टेप्स हैं वहां पे हम कमेंट्स देते चलते हैं। दूसरा एक डॉक्यूमेंट अलग से क्रिएट करें जो पूरा ये बताए कि टोटल प्रॉब्लम क्या है, उसके डिफरेंट मॉड्यूल्स क्या है, उनके फंक्शंस क्या है और मुख्य रूप से उसमें क्या कार्य हो रहा है, उसमें जो मुख्य वेरिएबल्स हैं
वो कहाँ से आ रहे हैं और आउटपुट उसमें क्या निकल रहा है, इसके बारे में पूरा डॉक्यूमेंटेशन रहेगा। तो इस तरह से हम प्रॉब्लम को लेकर चलेंगे और सॉल्व करेंगे। फ्लो चार्ट आप लोगों को स्पष्ट है, उसका फ्लो चार्ट बनाया जाएगा, कई तरह के सिंबल्स यूज आप लोग परिचित हैं। अब जो प्रॉब्लम एनालिसिस की बात हो रही है, डिजाइन की बात हो रही है और प्रोग्राम डिजाइन लैंग्वेज की बात, प्रॉब्लम एनालिसिस को अगर देखें, प्रॉब्लम को डिफाइन करना, हर आइटम के लिए वेरिएबल का नाम या फंक्शन सेट और फंक्शंस के नाम ये बहुत फ्रेंडली होने चाहिए और स्पष्ट होने चाहिए। हम वेरिएबल का नाम ए बी सी इस तरह से भी रख सकते हैं, प्रोग्राम हमारा तब भी चलेगा, लेकिन हम जिस प्रॉब्लम को डील कर रहे हैं उससे रिलेटेड अगर हम नाम रखते हैं तो वो शब्द, वो वेरिएबल का नाम अपने आप में कुछ कहता है। हम इस तरह से फ्रेंडली वेरिएबल्स रखें, एक्स वाई जेड ए बी सी इस तरह से ना रखें। उसके बाद प्रोग्राम का एनालाइज किया जाएगा, डिफरेंट तरह के सॉल्यूशंस डिजाइन किए जाएंगे, ऑप्टिमल सॉल्यूशंस को लिया जाएगा। देखिए प्रोग्राम को डील करने के कई अप्रोचेस हो सकते हैं। सिंपल प्रॉब्लम की बात ठीक है, हम एक्चुअल प्रोग्रामिंग की बात कर रहे हैं जहां सी का उपयोग जहां पे होता है जिस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। कई तरह से प्रॉब्लम को लिखा जा सकता है, लेकिन उसमें जो ऑप्टिमल चीज है वो सॉल्यूशन हमें देना है। अकॉर्डिंगली हमें फिर उसका एल्गोरिथम, फ्लो चार्ट ये सब सीक्वेंस तैयार करनी है, क्योंकि एल्गोरिथम हमको क्लियर कट पिक्चर देगा कि क्या सीक्वेंस रहेगी स्टेप्स की, और लॉजिकली वो स्टेप्स एक के बाद एक किस तरह से आएंगे, कहीं डिसीजन मेकिंग है किस तरह से है, पूरा फ्लो हम एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट के माध्यम से तैयार करेंगे। तो बहुत बार हमें स्पष्ट हो जाती है चीजें एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट के तरह वहीं पे कि क्या दिक्कत इसमें आ सकती है और हमें क्या लॉजिक उसके लगाने पड़ेंगे। फिर सूडो कोड जिसको बोलते हैं, प्रोग्राम डिजाइन लैंग्वेज कुछ नहीं है, सिंपल सूडो कोड से हम अपने तरीके से उनको लिखते हैं पहले, जो हम समझ सकें। ये कोई स्टैंडर्ड लैंग्वेज नहीं है जिसको हम समझ सकें, वो लॉजिकल स्टेप्स हैं। अगर उसमें लिख लेते हैं तो हमें प्रॉब्लम को सॉल्व करने में आसानी रहती है। फिर प्रोग्राम की कोडिंग, जिस लैंग्वेज को यूज कर रहे हैं, हमारे केस में जो सी है, सी के हिसाब से उसकी प्रोग्रामिंग, उसकी कोडिंग की जाए। हमारे पास एल्गोरिथम, सूडो कोड सब चीजें हैं, उसके हिसाब से कोडिंग हो जाएगी। लेटर जो अगला स्टेज है, उसमें कोडिंग के बाद उसका कंपाइलेशन होगा। अगर कोई एरर नहीं है तो प्रोग्राम हमारा सक्सेसफुली हो जाएगा, और यदि उसमें कोई बग्स या कोई एरर है वो एरर हमें दूर करना होगा। और एरर हमारे पास कई तरह के एनवायरनमेंट, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट आपको मिलते हैं जहां आपको एरर इंडिकेट करनी जाती है कहां पे एरर है। तो कई बार उस एरर को इस तरह से लिखा जाता है कुछ शब्दों में, उसको इंटरप्रेट कर पाना कि वो क्या कह रहा है वो भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जहां तक छोटी छोटी प्रॉब्लम है वहां तो एरर हमको वैसे ही दिख जाती है और जो स्टेटमेंट आते हैं वो समझ में आ जाते हैं। लेकिन जब कुछ इस तरह की एरर्स आती हैं जिसको समझ पाना हमारे लिए मुश्किल होता है, तो एरर के ऊपर थोड़ा सा आगे जाके मैं और फोकस करूंगा, किस तरह की एरर्स संभावित हैं और किस तरह से उनको दूर किया जाता है। तो यहाँ पे एरर फ्री होने के बाद प्रोग्राम आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो डीबगिंग और टेस्टिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जब एरर्स आती हैं, एरर्स को दी गई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के सिंटैक्स के हिसाब से समझ पाना और उसको उस एरर को दूर कर पाना और कोड को इंप्रूव करना। कई बार हमें हो सकता है हमारा डेटा त्रुटिपूर्ण हो सकता है प्रोग्राम का लॉजिक कुछ अलग हो, हमने लिख दिया हो, गलत कर दिया हो सकता है कुछ प्रोग्राम के जो सिंटैक्स और सेमेंटिक्स हैं उसके हिसाब से हमारे कोड ना हो, ये सब चीजें हमें देखनी होंगी। कई बार इस तरह की प्रॉब्लम्स भी आती हैं कि प्रोग्राम क्रैश कर जाता है, यानी सिस्टम हैंग हो गया, अब आगे कुछ भी नहीं हो रहा। ये परिस्थिति बड़ी विकट हो जाती है क्योंकि यहाँ हमें समझ में नहीं आता ये हुआ क्या और किस जगह जाके हुआ। क्या 100 लाइनें एग्जीक्यूशन आने के बाद हुआ, 150 के बाद हुआ, या 5 लाइन के बाद हो गया। आगे जाके बात करूंगा किस तरह से इन चीजों को देखा जाएगा। और जब एक बार हम डीबगिंग कर लेंगे, टेस्टिंग कर लेंगे, फिर डॉक्यूमेंटेशन जैसे मैंने बताया इंपॉर्टेंट चीज है। कई तरह से हम डॉक्यूमेंट कर लेते हैं जो इस प्रोग्राम
इसको फर्दर इंप्रूव अगर करना है प्रोग्राम को या कुछ चेंजेस चाहिए तो वहाँ डॉक्यूमेंटेशन ही आपको हेल्प करेगा। मैं आपको बताऊं कुछ प्रोग्राम्स ऐसे हो जाते हैं कि बहुत बड़े हो जाते हैं और हम अपने तैयार किए हुए प्रोग्राम को कुछ सालों के बाद देखें तो हमें भी दिक्कत जाती है कि क्या लिखा था मैंने और क्यों लिखा था। अगर हम कई दर्जन या कई सैकड़ों प्रॉब्लम उसके बाद सॉल्व कर चुके हो तो वो हमारी मेमोरी में लग जाती है। तो ये डॉक्यूमेंट हमें हमारे लिए भी हेल्पफुल रहेगा दूसरों के अलावा। एल्गोरिथम जैसा कि आपको पता है फाइनाइट सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स है। बेसिकली इसमें सारी वो चीजें हैं, सारा वो लॉजिक है जो आपको इंप्लीमेंट करना है किसी भी लैंग्वेज में। एक एग्जांपल जैसे आप देख रहे हैं, स्टेप 1 स्टार्ट, स्टेप 2 रीड 3 नंबर्स, स्टेप 3 फाइंड द लार्जर नंबर बिटवीन दिस एंड दिस। आप समझ सकते हो। तो इसी तरह से किसी भी प्रॉब्लम को हम लेके चलते हैं। 6 स्टेप्स यहाँ पे लिखे, 6 स्टेप्स के बाद ये प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। हर स्टेप देखिए बड़ी प्रिसाइजली डिफाइंड है कि हर स्टेप में क्या किया जाना है। इसमें यहाँ कुछ भी एम्बिगस नहीं है कि इसका क्या मतलब है, समझ में नहीं आ रहा, ऐसी कोई भी चीज नहीं है। तो एल्गोरिथम बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। और बाकी आगे जो होगा इसको कोड बैक लॉजिक, इसको कोडिंग की जानी है, बस सी के हिसाब से इसकी कोडिंग कर दी जाएगी। एल्गोरिथम में 5 मुख्य चीजें देखी जाती है, वो इसमें अगर है तो आपका एल्गोरिथम अच्छा एल्गोरिथम बना जाएगा। फाइनाइट नंबर ऑफ इनपुट, कितने इनपुट देने हैं, अनगिनत ऐसी कोई चीज नहीं होती। हो सकता है कुछ 4-5 हो सकता है कुछ दर्जन हो या कुछ उससे ज्यादा हो, लेकिन वो फाइनाइट नंबर नहीं होंगे और उसके स्टेप्स भी फिक्स होंगे। इसके 25 स्टेप्स हैं, 40 स्टेप हैं या 100 स्टेप हैं, स्टेप्स भी उतने ही होंगे। फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स। इंस्ट्रक्शंस जो इसमें लिखी होंगी बहुत प्रिसाइज होंगी और इस तरह से लिखी होंगी कि उसका कोई दो मीनिंग या ना समझ में आने वाला मीनिंग ना निकले। ऑपरेशंस आर डन एग्जैक्टली इन फाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम। जो भी उसमें ऑपरेशंस होने हैं वो एग्जैक्टली क्या होना है स्पष्ट तौर पर उसमें लिखा होगा। एंड आउटपुट क्या आएगा वो भी स्पष्ट होगा। इनपुट तो है, साथ ही आउटपुट क्या है वो स्पष्ट तौर पर होगा कि आउटपुट में ये चाहिए। और बेहतर हो कि उसका फॉर्मेट भी अगर हमारे पास में हो, किस फॉर्मेट में चाहिए, सिर्फ आउटपुट ये चाहिए लेकिन किस फॉर्मेट में चाहिए वो भी महत्वपूर्ण होता है। कई तरह के फैक्टर्स हैं जो एल्गोरिथम की क्वालिटी को बताते हैं। एल्गोरिथम इस तरह से लिखा जाना चाहिए कि वो फास्ट एग्जीक्यूशन हो, साथ में मेमोरी भी कम यूज कर पाए। क्योंकि अगर जैसे मैं आपसे बात करता ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन की और ऑप्टिमल सॉल्यूशन की, वो इस तरह के सॉल्यूशन होंगे जो कंप्यूटर के रिसोर्स कम से कम यूज हों। क्योंकि कई तरह से एक प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है, कई उसके तरीके हो सकते हैं, तो हमें वो तरीका अपनाना है जो ऑप्टिमल हो। ऑप्टिमल हम किसको कहेंगे, जिसमें कंप्यूटर के रिसोर्सेस कम से कम लगे इन टर्म्स ऑफ टाइम एंड मेमोरी बेसिकली। फ्लो चार्ट सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन है जो आप एल्गोरिथम में कर चुके हैं, उसी को एक डायग्राम के माध्यम से समझने का तरीका है। एट ए ग्लांस इसको देखना आसान रहता है एज कंपेयर टू एल्गोरिथम, क्योंकि सिंबल अपने आप में बहुत कुछ कहते हैं और उसको एक महत्वपूर्ण प्रिंसिपल है कि देखी हुई चीज ज्यादा अच्छे से हमें समझ में आती है, याद रहती है बजाय पढ़ने के। तो एट ए ग्लांस अगर किसी चीज को रेफर करना हो तो फ्लो चार्ट भी बहुत महत्वपूर्ण चीज है। एल्गोरिथम के साथ साथ फ्लो चार्ट भी उसका अगर तैयार करेंगे तो समझना बहुत आसान रहता है। कई तरह के सिंबल्स हैं, आप लोग परिचित हैं, बस ये बता रहे महत्वपूर्ण है कि फ्लो चार्ट भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना एल्गोरिथम। फ्लो चार्ट को तैयार करने के लिए कुछ गाइडेंस हमें फॉलो करना चाहिए। क्लियर, नीट, इजी टू फॉलो ऑब्वियसली तो होना चाहिए। लॉजिकल स्टार्ट कहाँ पे होगा, फिनिश कहाँ पे होगा, क्लियर कट होना चाहिए। फिनिश के मल्टीपल पॉइंट्स भी हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ से ऑप्शंस। यूजर ने क्या चुना है उसके हिसाब से कहाँ फिनिश होगा। ऐसे कई तरह के हमारी ब्रांचेस क्रिएट हो सकती हैं। तो फिनिशिंग पॉइंट कौन कौन से पॉसिबल है वो क्लियर कट होने चाहिए। इसमें प्रॉपर सिंबल के साथ उसको लिखा जाए। एक बेसिक फ्लो लाइन चले जो उसको आखिर तक ले जाए ब्रांचिंग के अलावा। डिसीजन जहां पे हो वहां मल्टीपल ब्रांचिंग आवश्यक हो जाएगी और हो सकता है उसके एंड भी उस हिसाब से अलग अलग हो।
टर्मिनेट लेकिन फाइनल एक ही जगह पर होगा, किसी भी पाथ से आएगा वो। ब्रांचिंग के बेस पे पाथ अलग हो जाएंगे लेकिन टर्मिनेशन एक जगह पे होगा। फ्लो चार्ट अगर कॉम्प्लेक्स है, नॉर्मली जब बड़ी प्रॉब्लम होती है तो वो कॉम्प्लेक्स हो ही जाता है, सिंगल पेज में नहीं बनता है। इसलिए कनेक्टर हमें आवश्यक रूप से इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि जो भी सामान्य प्रॉब्लम रहती है जिसके लिए सी प्रोग्राम लिखा जाता है, हालांकि हम उदाहरण स्वरूप तो कई तरह के उदाहरण अपने बच्चों को देते हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो प्रोग्रामिंग सी में की जाती है, आईडीई डेवलपमेंट के लिए, कंपाइलर डिजाइन के लिए, ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइन के लिए, गेम्स वगैरह के लिए, ये उसकी एक्चुअल कैपेबिलिटी है सी की, जिसके लिए सी में प्रोग्रामिंग सीखी जाती है। वहां पे इस तरह की चीजें बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं, क्योंकि वहां पे सिचुएशन कॉम्प्लेक्स हो जाती है। फ्लो चार्ट के बहुत फायदे हैं। लॉजिकल क्या फ्लो है वो क्लियर हो जाता है, कम्युनिकेशन क्या है वो क्लियर हो जाता है। हमें प्रॉब्लम को एनालाइज करना हो, हम फ्लो चार्ट में देख के एनालाइज कर सकते हैं, कहीं कोई चीज आगे पीछे करने की जरूरत है, हम फ्लो चार्ट में उस हिसाब से उसका प्रोविजन कर सकते हैं, देख सकते हैं। कोडिंग के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, फ्लो चार्ट को देख के हम कोडिंग कर सकते हैं, टेस्टिंग डिबगिंग उसके हिसाब से कर सकते हैं, और डॉक्यूमेंटेशन सब चीजों में हमें फ्लो चार्ट में देखिए, डॉक्यूमेंटेशन का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्लो चार्ट। जब मैं डॉक्यूमेंट की बात करता हूँ डॉक्यूमेंटेशन की, फ्लो चार्ट उसका एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। आप सभी जानते हैं बेनिस-रिची एटीएन की लैब सी प्रोग्राम चालू हुई थी, मैं सी की भूमिका में आ गया हूँ। सी प्रोग्रामिंग एक्चुअली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बी जो थी उसका उसके बाद का ये इसको सी देता तो सी बड़ा अजीब सा नाम लगता है। सी मतलब क्या, इसका कोई फुल फॉर्म नहीं है। बी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी, एटीएन बेल लैबोरेटरीज को तैयार करती, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम लिखने के लिए उनको एक लैंग्वेज चाहिए थी, उसके लिए बेसिकली इसको डिजाइन किया गया था। तो मुख्य रूप से वहां से इसकी चालू हुई थी बात। हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम है, सिंपल है और बहुत अच्छे अच्छे फीचर्स इसके अंदर हैं, बहुत वर्सेटाइल है उससे कहना चाहिए। कई तरह के डेटा स्ट्रक्चर इसमें इस तरह के हैं जो दूसरी लैंग्वेज में मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाते हैं। हम बात करते हैं स्ट्रक्चर्स की, यूनियंस के, पॉइंटर्स बेसिकली और मैक्रोस, ये कुछ इस तरह के फीचर्स हैं प्री प्रोसेसर वगैरह जो दूसरी लैंग्वेज में शायद उतने तरीके से ना मिल पाए। ये चीज इसको बहुत महत्वपूर्ण बनाती है। बाकी चीजें तो दूसरी लैंग्वेज में की रहती है, लेकिन पॉइंटर्स और मैक्रोस वगैरह जो चीजें हैं और यूनियन इस तरह की जो स्ट्रक्चर्स हैं बहुत महत्वपूर्ण है इसमें। इसलिए सिस्टम प्रोग्रामिंग में भी इसको बहुत अच्छे से यूज किया जा सकता है। जब मैं कंपाइलर डिजाइन और ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह की बात कर रहा हूँ या इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट की बात कर रहा हूँ, आपके जीयूआई की बात कर रहा हूँ, ये सारी चीजें सी के अंदर इसलिए आसानी से हो जाती हैं। रिलायबल है, सिंपल है, आसान है। पॉइंटर्स वगैरह या कुछ चीजें ऐसी होती है जहां हमारे स्टूडेंट को डिफिकल्टी लगती है। वो एक सिंपल सी बात बोलूं, वो चीज जो हमें समझ में आती है वो आसान है, जो समझ में नहीं आती वो कठिन है। कठिन और आसान जैसी कोई चीज है तो सिंपल डेफिनेशन है। तो कठिन चीजों को टीचर के लिए चैलेंज बन जाता है उसको कैसे पढ़ाएं और कैसे समझाएं बच्चों को। तो उचित उदाहरण आप लोगों को देखने पड़ेंगे। इसके बारे में थोड़ी सी बात करूंगा आपसे मैं। एल्गोल से चालू बीसीपीएल इन सब का समावेश इसमें लिया गया जो सी पर डिजाइन हुआ है। तो जो एल्गोल थी हमारी बीसीपीएल थी, इन सब के जो प्रॉपर्टीज थी इन सब से डिराइव की गई है। और आपकी ट्रेडिशनल सी बनी, एनसी सी बनी, कई तरह के वेरियस फॉर्म्स में अवेलेबल है। हमें बहुत रोबस्ट लैंग्वेज है, मतलब कोड जो है बहुत रोबस्ट है, किसी भी सिस्टम पे चल जाते हैं और बहुत कम रिसोर्सेज यूज करते हैं। ये कई तरह के फंक्शंस और ऑपरेटर्स बिल्ट-इन इसमें मिलते हैं जिसकी मदद से हम अपने प्रोग्राम को और सॉफ्टवेयर को डिजाइन कर सकते हैं। एग्जीक्यूशन बहुत फास्ट है, पोर्टेबल है, किसी भी सिस्टम पे पोर्ट की जा सकती है। एक सिस्टम पे लिखे हुए कोड्स को हम दूसरे सिस्टम पे भी आसानी से चला सकते हैं। स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग के लिए बहुत उपयुक्त है। डायनामिक मेमोरी एलोकेशन, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, जो इसकी ब्यूटी है। मेमोरी डायनामिकली एलोकेट हो जाती है, जरूरी नहीं आपको पहले से फ्री है आप उसको ले सकें। इसके बारे में डिटेल में आगे बातचीत होगी जब मैडम और उपमानुसार आपके सेशंस लेंगे। यहाँ जस्ट मैं मुख्य रूप से उसकी रूपरेखा तैयार कर रहा हूँ कि इसके अंदर हमें क्या मिल सकता है, क्या मिलेगा। आप सब परिचित हैं ब्लू स्क्रीन ब्लैक स्क्रीन से। ब्लू स्क्रीन नॉर्मली हम देखते हैं और कंसोल पे रन होता है, वहाँ ब्लैक स्क्रीन, इससे अलग कुछ नहीं है।
सिंपल से कोड है, हेडर फाइल्स रहती हैं, मेन सेक्शन रहता है, प्रिंट वगैरह रहता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सब करते आए हैं। कंपाइलेशन आपको अच्छे से मालूम है, कंपाइलेशन एक प्रोसेस है, पहले कंपाइल होता है प्रोग्राम, उसके बाद एग्जीक्यूट होता है। तो कंपाइल जब तक प्रॉपर्ली नहीं होगा वो रन नहीं हो सकता, क्योंकि बहुत सी एरर्स आएंगी कंपाइलेशन के समय। जब तक उन एरर्स को दूर नहीं किया जाएगा तब तक प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो कंपाइलेशन एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जहाँ पे हाई लेवल लैंग्वेज आपकी कहना चाहिए आपको लो लेवल में कन्वर्ट होती है, क्योंकि कंप्यूटर तो लो भी समझता है। तो एग्जीक्यूटेबल फॉर्म में लाने के लिए उसको कंपाइलेशन आवश्यक है। तो जब कंपाइलेशन होता है तो बेसिकली चार स्टेप्स हैं। प्री प्रोसेसेस पहले होती हैं जो हम नॉर्मली हैश से दिखाते हैं, प्रोसेस होने से पहले की स्टेज। देन एक्चुअल कंपाइलेशन होता है, असेंबलर में जाता है जहां ऑब्जेक्ट कोड वगैरह बनेंगे। लिंकिंग होती है फाइनली, डिफरेंट तरह के मॉड्यूल्स, डिफरेंट तरह की लाइब्रेरीज, डिफरेंट तरह की आपकी हेडर फाइल्स वगैरह और बहुत सारी चीजें कई तरह से उसको लिंक किया जाता है। कई ऑब्जेक्ट फाइल्स होती है उससे भी लिंक किया जाता है, एक्सटर्नल फाइल्स होती है। उसके बाद वो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के लायक हो पाता है। ये डिफरेंट स्टेजेस हैं। सोर्स कोड जिसको मैंने बात करी, कंपाइलर है, असेंबलर है, लिंकर है, उसके बाद फाइनली आपको एग्जीक्यूटेबल कोड में कन्वर्ट हो जाता है। एक बार एग्जीक्यूटेबल कोड बन गए, हमें सोर्स प्रोग्राम की आवश्यकता तभी होगी जब सोर्स प्रोग्राम में चेंज करना है। हमारे पास एग्जीक्यूटेबल कोड अगर है तो रन करने के लिए पर्याप्त है। ये सब बातें मैं जो अभी कर चुका हूं आपसे। ये टिपिकल सी प्रोग्राम का स्ट्रक्चर है, आप लोग देख रहे हैं, आप लोगों को मालूम ही है। डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन है, यहाँ टॉप पे आप लिखते हैं प्रोग्राम किस बारे में है और क्या है इसके अंदर। हेडर फाइल सेक्शन है, डेफिनेशन सेक्शन है जहाँ कई तरह की चीजें डिफाइन की जाएंगी। ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन है, वो सभी फंक्शंस यूज कर पाएंगे इससे उसको। मेन सेक्शन है और मेन सेक्शन के अंदर डिक्लेरेशन पार्ट, एग्जीक्यूशन और एग्जीक्यूटिव पार्ट जो है आपका बेसिकली वहां पे आपके कोड्स हैं और सब प्रोग्राम सेक्शन जो उसके अंदर फंक्शंस है, इस तरह की चीजें लिखी गई हैं। ये टिपिकल स्ट्रक्चर है प्रोग्राम का, आप देख सकते हैं। जो आपसे बातें करें, डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन, हेडर सेक्शन, सब तरह की चीजें यहाँ पे आपको दिखाई गई हैं। डिक्लेरेशन पार्ट नीचे देखिए, सब प्रोग्राम, सारी चीजें यहाँ पे आप देख सकेंगे इधर। डिक्लेरेशन पार्ट, सब प्रोग्राम वगैरह। अब जब प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच की मैं बात करता हूँ तो कई चीजें हैं यहाँ पे। ऑब्जेक्टिव, अंडरस्टैंडिंग हाउ टू अप्रोच प्रॉब्लम सॉल्विंग टू सी प्रोग्रामिंग, अगर ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। प्रॉब्लम का ब्रीफ इंट्रोडक्शन, सी प्रोग्राम और ये कैसे क्या कवर किया जाएगा ये इसके अंदर आता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग का जो स्टेप है हमारे लिए, इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि जब तक हम प्रॉब्लम को डिफाइन नहीं कर पाएंगे, प्रॉब्लम का रिलेवेंस क्या है ये नहीं बता पाएंगे, उसके क्या स्किल चाहिए, तब तक हम प्रोग्रामिंग को अप्रोच नहीं कर सकते। इसमें प्रोग्रामिंग मानते हैं कि एनालिटिकल थिंकिंग स्किल्स, क्रिएटिविटी और प्रोग्रामिंग की एक्सपर्टाइज आदमी में हो। अगर ये नहीं होगी तो प्रॉब्लम कोई भी उसको सॉल्व नहीं कर पाएगा, क्योंकि प्रॉब्लम सॉल्व करने की अप्रोच अपनी जगह है, लेकिन उसको इंप्लीमेंट करता पाना सी में वो एक दूसरी एबिलिटी है। तो प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड किया जाए, उसको एनालाइज किया जाए, उसके क्या प्रोबेबल सॉल्यूशंस हो सकते हैं। देखिए एक से अधिक लॉजिक भी लगाए जा सकते हैं, कौन सा लॉजिक उपयुक्त होगा इसके बाद डिसाइड किया जाएगा। उसके बाद कोडिंग की जाए, जो उपयुक्त आपने सॉल्यूशन पाया है उसके हिसाब से उसकी कोडिंग की जाए, सॉल्यूशन को टेस्ट किया जाए और रिफाइनिंग जो मैं बात कर रहा हूँ। एक बार प्रोग्राम अगर बन गया है और उसको हमारा एग्जीक्यूट भी हो गया है, नेक्स्ट ये देखना है कि हम उसको किस तरह से और फर्दर ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। क्या इसके दूसरे कोई प्रोबेबल सॉल्यूशंस हो सकते हैं जो इससे बेटर हो, जो इससे कम रिसोर्स लें, क्या कोडिंग को इंप्रूव किया जा सकता है। क्योंकि मैं सामान्य प्रॉब्लम्स की बात नहीं, एक्चुअल जो प्रॉब्लम होती है, प्रोग्रामिंग की प्रॉब्लम्स होती है, उसके कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ, वहाँ ऑफ कोर्स यह इंपॉर्टेंट हो जाती है। एल्गोरिथम डिजाइन वगैरह करेंगे, आपको सॉल्यूशन निकल आएगा। ये देखिए छोटा सा प्रोग्राम है, कोड स्ट्रक्चर है, एग्जांपल कोड कुछ लिखे हुए हैं, कुछ किस तरह से इम्प्लीमेंट करता है। टेस्टिंग डिजाइनिंग में कुछ कॉमन तरह की कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं।
उसके बाद ऑप्टिमाइजेशन की बात करते हैं, जहाँ परफॉर्मेंस और बेस्ट प्रैक्टिसेस है दो इंपॉर्टेंट। परफॉर्मेंस या हाउ टू मेजर एंड ऑप्टिमाइज। आप परफॉर्मेंस किस तरह से उसकी कैलकुलेट करेंगे, इसकी परफॉर्मेंस अच्छी है या अच्छी नहीं है, इससे कुछ लॉजिक्स होंगे, कुछ तरीके होंगे, आपको क्राइटेरिया किस क्राइटेरिया पे बोलेंगे कि ये प्रोग्राम और बेटर हो सकता है, किन पॉइंट्स पे इंप्रूव, वो क्राइटेरिया आपको देखने होंगे। मेजर मैं आपको बता चुका हूँ, एग्जीक्यूशन टाइम और मेमोरी स्पेस मुख्य रूप से इसके लिए रहते हैं, और पोर्टेबिलिटी तो अपने आप में इंपॉर्टेंट है, ये तीसरा फैक्टर है। और कितने अच्छे से मॉड्यूल्स में या फंक्शंस में इसको फर्दर डिवाइड किया जा सकता है। हो सकता है कोई मेन प्रोग्राम आपका बहुत बड़ा बन गया हो जिसमें गुंजाइश हो कि उसको भी मॉड्यूलर फॉर्म में कन्वर्ट, अगर पॉसिबल हो उसके बारे में भी सोच सकते हैं। कुछ रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस सी की अपने बच्चों से आप बनवाएं जरूर, सिर्फ उसको फाइंड द एलसीएम, फाइंड द पैलिंड्रोम इस तक सीमित ना रखें। इसको हम कह सकते हैं छोटी छोटी प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग जिसको हम कहते हैं। एक जब वो सी प्रोग्रामिंग सीख गया तो वो जब तक उसको इंप्लीमेंट नहीं करेगा हम नहीं जान पाएंगे उसमें क्षमता क्या है प्रोग्राम को सॉल्व करने की। छोटे से कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ, छोटा सा कैलकुलेटर बनवा लीजिए, कैलकुलेटर डिजाइन करके देते हैं हम लोग। एक ऑनलाइन वोटिंग सिस्टम, कुछ कैंडिडेट्स हैं उसको कितने वोट गए, कौन जीता, क्या हुआ, उसका एनालिसिस वगैरह करके दे दो। सिनेमा हॉल टिकट बुकिंग सिस्टम छोटा सा बनवा लीजिए। ये छोटी छोटी सी प्रॉब्लम कुछ आप एग्जांपल को कर करनी है, इसको एक छोटे से प्रोजेक्ट के रूप में ले, कुछ घंटों का काम रहेगा, ये 10 से 12 दिन में ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, तो 3-4 घंटे रोज बैठेगा। आपके लिए शायद वो बहुत छोटा काम हो, आप जल्दी कर पाएंगे, स्टूडेंट के पॉइंट से सोचें। तो हम नॉर्मली क्या करते हैं कि सेमेस्टर के जब काफी सीनियर हमारा काम को प्रोजेक्ट देते हैं टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ग्रेजुएशन प्रोग्राम, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ कि जिस वक्त आपका ये प्रोग्राम चल रहा है, जिस वक्त आप सी पढ़ा रहे हैं, उसी समय कुछ समय निकालें इसके लिए अलग से। सी पढ़ा है, जैसे सी की तरफ हम फिनिश की तरफ जा रहे हो, वहां पे प्रोजेक्ट इंट्रोड्यूस करा दें बच्चों को, और लैब में इस प्रोजेक्ट को करें आपके गाइडेंस में। आप मान के चलिए कि बच्चे में बहुत आत्मविश्वास आएगा, उसे खुशी होगी कि मैंने ये सिस्टम बनाया है, उसके अंदर मोटिवेशन भी आएगा, और एक रियल उसको प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल डेवलपमेंट होगी। बाकी हम जो उदाहरण देते हैं, जो मुख्य रूप से हर जगह फाइंड द ग्रेटेस्ट ऑफ ह्यूमन वर्ड, फाइंड दिस दैट, वहां से तो मुख्य रूप से उसके सिंटैक्स वगैरह वो सीख रहे हैं, लेकिन जब तक वो रियल प्रॉब्लम को डिजाइन नहीं करते, हैंडल करते, उन्हें प्रोग्रामिंग स्किल नहीं आएगी। और इंडस्ट्री के लिए हम बच्चे अगर तैयार कर रहे हैं तो उसके लिए यही तरीका है, क्योंकि यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये नहीं कि सीख इंप्लीमेंट कर पा रहा है, यहाँ वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने की अप्रोच भी सीख रहा है। सीधे इंप्लीमेंट कर रहा है, लेकिन कोई प्रॉब्लम को हैंडल कैसे किया जाता है शुरुआत से लेकर आखिर तक, वो भी वो सीख रहा है। आगे जाके सी के अलावा अगर वो किसी और चीज में इंप्लीमेंट करना चाहेगा तो ये स्किल उसके लिए महत्वपूर्ण हो जाएगी। कुछ कंपाइलर्स हैं आपके, कुछ आईडी हैं, कुछ लर्निंग रिसोर्स बुक्स वगैरह बच्चों को रिकमेंड करते ही हैं, वो सब जरूर करिए। तो ये कुछ ब्रीफ मैंने आपसे बात करी है, एक प्रॉब्लम सॉल्विंग सी के माध्यम से कैसे की जा सकेगी। यहाँ मैंने सी को एक ओवरव्यू के रूप में लिया है, सी के फीचर्स के बारे में बहुत ज्यादा डिस्कशन नहीं किया है, जो आगे आने वाली क्लास में होगा। यहाँ पे मैं आपसे कुछ मुख्य बातें और करूंगा, क्योंकि आप भी सब अध्यापक हैं, अपने तरीके से स्टूडेंट्स को आप पढ़ा रहे हैं, और चूंकि हमारी संस्था जो है, हम लोग कई तरह के प्रोग्राम्स करवाते हैं, सिर्फ क्योंकि मैं कंप्यूटर साइड से हूँ तो कंप्यूटर के अपने कई तरह के प्रोग्राम्स तो करवाते हैं हम। इसके अलावा हमारे कुछ इंडक्शन प्रोग्राम्स भी होते हैं, जहाँ हम टीचर्स को इंडक्ट करते हैं कि बेस्ट प्रैक्टिसेस किस तरह से अडॉप्ट की जा सकती हैं टीचिंग की। तो मेरे लिए तो एग्जांपल्स वो होते हैं जब मैं देता हूँ वहाँ पे जो कंप्यूटर हमें, क्योंकि हमारे वहाँ अलग अलग क्षेत्रों से लोग आते हैं, मैकेनिकल इंजीनियर्स भी होते हैं, सिविल इंजीनियर्स भी होते हैं, तो हमें कई तरह से प्रॉब्लम्स उनको और एग्जांपल्स उनको देने होते हैं। तो मुख्य रूप से जो इस तरह की बातें होती हैं, न्यूली इंडक्टेड टीचर, तो न्यू रिक्रूटेड टीचर, उनको हम ट्रेनिंग करते हैं, 4 हफ्ते की ट्रेनिंग रहती है। इंडक्शन फेज 1, फेज 2 कहते हैं उसको, फेज 1 में 2 हफ्ता और फेज 2 नॉर्मली सभी टीचर्स के लिए, बाकी अनिवार्य कर दिया है। तो हमारे यहाँ कई तरह के पार्टिसिपेंट्स आते हैं, तो हम लोग उनको जो बात करते हैं पढ़ाने के लिए, मैं आपसे भी शेयर करूंगा। यहाँ पे हम कंटेंट को एनालाइज जब करते हैं पढ़ाने के लिए, एक टीचर हमेशा अपने प्लान तैयार करता है किस तरह से पढ़ाना है, तो वो कंटेंट को पहले एनालाइज करता है अपने तरीके से कि वो कंटेंट क्या है, वो कितना डेप्थ में जाना है, क्या डील करना है, कैसे करना है।
हम उसमें बोलते हैं 4 मुख्य रूप से अप्रोचेस है, जो हमें पढ़ाने समय ख्याल रखना चाहिए। एक है पार्ट टू होल एंड होल टू पार्ट। अगेन आप सब जानते होंगे होल टू पार्ट एंड पार्ट टू होल मतलब क्या मतलब इसका? होल टू पार्ट एंड देन पार्ट टू होल, ये अप्रोच हमें फॉलो करनी चाहिए। हमारे प्रोग्रामिंग में बहुत एप्रोप्रिएट है ये। हम लोग जब पढ़ाना चालू करते हैं तो मैंने बहुत जगह देखा कि टीचर चालू करते हैं सबसे पहले सी प्रोग्राम, चलो वेरिएबल सबसे पहले पढ़ रहे हैं, फिर हमको ये आएगा जो सी पर डिजाइन हुआ है। तो जो एल्गोरिथम थी हमारी बीसीपीएल थी, सबके जो प्रॉपर्टीज थी इन सब से डिराइव की गई है सी। और आपकी ट्रेडिशनल सी बनी, एनसी सी बनी, कई तरह के वेरियस फॉर्म्स में अवेलेबल है ये हमें। बहुत रोबस्ट लैंग्वेज है, मतलब कोड जो है बहुत रोबस्ट है, किसी भी सिस्टम पे चल जाते हैं और बहुत कम रिसोर्सेज यूज करते हैं। ये कई तरह के फंक्शंस और ऑपरेटर्स बिल्ट इन इसमें मिलते हैं जिसकी मदद से हम अपने प्रोग्राम को और सॉफ्टवेयर को डिजाइन कर सकते हैं। एग्जीक्यूशन बहुत फास्ट है, पोर्टेबल है, किसी भी सिस्टम पे पोर्ट की जा सकती है। एक सिस्टम पे लिखे हुए कोड्स को हम दूसरे सिस्टम पे भी आसानी से चला सकते हैं। स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग के लिए बहुत उपयुक्त है। डायनामिक मेमोरी एलोकेशन, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, जो इसकी ब्यूटी है। मेमोरी डायनामिकली एलोकेट हो जाती है, जरूरी नहीं आपको पहले से फ्री हैंड आप उसको ले सकें। इसके बारे में डिटेल में आगे बातचीत होंगी जब मैडम और प्रोफेसर आपके सेशंस लेंगे। यहाँ जस्ट मैं मुख्य रूप से उसकी रूपरेखा तैयार कर रहा हूँ कि इसके अंदर हमें क्या मिल सकता है, क्या मिलेगा। आप सब परिचित हैं ब्लू स्क्रीन ब्लैक स्क्रीन से। ब्लू स्क्रीन नॉर्मली हम लिखते हैं, कंसोल पे रन होता है, और ब्लैक स्क्रीन से ज्यादा कुछ नहीं है, सिंपल सा कोड है। हेडर फाइल्स रहती हैं, मेन सेक्शन रहता है, प्रिंट वगैरह रहता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सब तक आए हैं। कंपाइलेशन आपको अच्छे से मालूम है, कंपाइलेशन एक प्रोसेस है, पहले कंपाइल होता है प्रोग्राम, उसके बाद एग्जीक्यूट होता है। तो कंपाइल जब तक प्रॉपर्ली नहीं होगा वो रन नहीं हो सकता, क्योंकि बहुत सी एरर्स आएंगी कंपाइलेशन के समय। जब तक उन एरर्स को दूर नहीं किया जाएगा तब तक प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो कंपाइलेशन एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जहाँ पे हाई लेवल लैंग्वेज आपकी कहना चाहिए आपको लो लेवल में कन्वर्ट होती है, क्योंकि कंप्यूटर तो लो ही समझता है। तो एग्जीक्यूटिव फॉर्म में लाने के लिए उसको कंपाइलेशन आवश्यक है। तो जब कंपाइलेशन होता है तो बेसिकली 4 स्टेप्स हैं। प्री प्रोसेसेस पहले होती हैं जो हम नॉर्मली हैश से दिखाते हैं, प्रोसेस होने से पहले की स्टेज। देन एक्चुअल कंपाइलेशन होता है, असेंबलर में जाता है जहां ऑब्जेक्ट कोड वगैरह बनेंगे। लिंकिंग होती है फाइनली, डिफरेंट तरह के मॉड्यूल्स, डिफरेंट तरह की लाइब्रेरीज, डिफरेंट तरह के आपकी हेडर फाइल्स वगैरह, और बहुत सारी चीजें कई तरह से उसको लिंक किया जाता है। कई ऑब्जेक्ट फाइल्स होती है उससे भी लिंक किया जाता है, एक्सटर्नल फाइल्स होती हैं। उसके बाद वो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के लायक हो पाता है। ये डिफरेंट स्टेजेस हैं। सोर्स कोड हमने अभी बात करी, कंपाइलर है, असेंबलर है, लिंकर है, उसके बाद फाइनली आपको एग्जीक्यूटेबल कोड में वो कन्वर्ट हो जाता है। एक बार एग्जीक्यूटेबल कोड बन गए, हमें सोर्स प्रोग्राम की आवश्यकता तभी होगी जब सोर्स प्रोग्राम में चेंज करना है। हमारे पास एग्जीक्यूटेबल कोड अगर है तो रन करने के लिए पर्याप्त है। ये सब बातें मैं जो अभी कर चुका हूं आपसे। ये टिपिकल सी प्रोग्राम का स्ट्रक्चर है, आप लोग देख रहे हैं, आप लोगों को मालूम ही है। डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन है जहां टॉप पे आप लिखते हैं प्रोग्राम किस बारे में है और क्या है इसके अंदर। हेडर फाइल सेक्शन है, डेफिनेशन सेक्शन है जहां कई तरह की चीजें डिफाइन की जाएंगी। ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन है, वो सभी फंक्शंस यूज कर पाएंगे इसके उसमें। मेन सेक्शन है, और मेन सेक्शन के अंदर डिक्लेरेशन पार्ट, एग्जीक्यूटेबल पार्ट जो है आपका बेसिकली वहां पे आपके कोड्स हैं, और सब प्रोग्राम सेक्शन जो उसके अंदर फंक्शंस है, इस तरह की चीजें लिखी गई हैं। ये टिपिकल स्ट्रक्चर है प्रोग्राम का, आप देख सकते हैं। जो आपसे बातें करी, डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन, हेडर सेक्शन, सब तरह की चीजें यहाँ पे आपको दिखाई गई हैं। डिक्लेरेशन पार्ट नीचे देखिए, सब प्रोग्राम, सारी चीजें यहाँ पे आप देख सकेंगे इधर, डिक्लेरेशन पार्ट, सब प्रोग्राम वगैरह। अब जब प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच की मैं बात करता हूँ, कई चीजें हैं यहाँ पे। ऑब्जेक्टिव, अंडरस्टैंडिंग हाउ टू अप्रोच प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्रू सी प्रोग्रामिंग। अगर ये हमारा ऑब्जेक्टिव है, प्रॉब्लम का ब्रीफ इंट्रोडक्शन,
ये इसके अंदर आता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग का जो स्टेप है हमारे लिए, इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि जब तक हम प्रॉब्लम को डिफाइन नहीं कर पाएंगे, प्रॉब्लम का रिलेवेंस क्या ये नहीं बता पाएंगे, उसमें क्या स्किल चाहिए, तब तक हम प्रोग्रामिंग को अप्रोच नहीं कर सकते। इसमें प्रोग्रामिंग मानते हैं कि एनालिटिकल थिंकिंग स्किल्स, क्रिएटिविटी और प्रोग्रामिंग की एक्सपर्टाइज आदमी में हो। अगर ये नहीं होगी तो प्रॉब्लम कोई भी उसको सॉल्व नहीं कर पाएगा, क्योंकि प्रॉब्लम सॉल्व करने की अप्रोच अपनी जगह है, लेकिन उसको इंप्लीमेंट करता मानो सी में वो एक दूसरी एबिलिटी है। तो प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड किया जाए, उसको एनालाइज किया जाए, उसके क्या प्रोबेबल सॉल्यूशंस हो सकते हैं। देखिए, एक से अधिक लॉजिक भी लगाए जा सकते हैं, कौन सा लॉजिक उपयुक्त होगा इसके बाद डिसाइड किया जाएगा। उसके बाद कोडिंग की जाए, जो उपयुक्त आपने सॉल्यूशन पाया है उसके हिसाब से उसकी कोडिंग की जाए, सॉल्यूशन को टेस्ट किया जाए, और रिफाइनिंग जो मैं बात कर रहा हूं, एक बार प्रोग्राम अगर बन गया है और उसको हमारा एग्जीक्यूट भी हो गया है, नेक्स्ट ये देखना है कि हम उसको किस तरह से और फर्दर ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। क्या इसके दूसरे कोई प्रोबेबल सॉल्यूशंस हो सकते हैं जो इससे बेटर हो, जो इससे कम रिसोर्स लें, क्या कोडिंग को इंप्रूव किया जा सकता है। क्योंकि मैं सामान्य प्रॉब्लम्स की बात नहीं, एक्चुअल जो प्रॉब्लम होती है, प्रोग्रामिंग की प्रॉब्लम्स होती है, उसके कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ, वहां ऑफ कोर्स यह इंपॉर्टेंट हो जाती है। एल्गोरिथम डिजाइन वगैरह करेंगे, आपको सॉल्यूशन निकल आएगा। ये देखिए, छोटा सा प्रोग्राम है, कोड स्ट्रक्चर है, एग्जांपल कोड कुछ लिखे हुए हैं, कुछ किस तरह से इंप्लीमेंट करता है। टेस्टिंग डिबगिंग में कुछ कॉमन तरह की कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं। उसके बाद ऑप्टिमाइजेशन की बात करते हैं, जहां परफॉर्मेंस और बेस्ट प्रैक्टिसेस है दो इंपॉर्टेंट। परफॉर्मेंस क्या, हाउ टू मेजर एंड ऑप्टिमाइज। आप परफॉर्मेंस किस तरह से उसकी कैलकुलेट करेंगे, इसकी परफॉर्मेंस अच्छी है या अच्छी नहीं है, इसके कुछ लॉजिक्स होंगे, कुछ तरीके होंगे। आपको क्राइटेरिया, किस क्राइटेरिया से बोलेंगे कि प्रोग्राम और बेटर हो सकता है, किन पॉइंट्स में इंप्रूव, वो क्राइटेरिया आपको देखने होंगे। मेजर मैं आपको बता चुका हूं, एग्जीक्यूशन टाइम और मेमोरी स्पेस मुख्य रूप से इसके लिए रहते हैं, और पोर्टेबिलिटी तो अपने आप में इंपॉर्टेंट है, ये तीसरा फैक्टर है। और कितने अच्छे से मॉड्यूल्स में या फंक्शंस में इसको फर्दर डिवाइड किया जा सकता है। हो सकता है कोई मेन प्रोग्राम आपका बहुत बड़ा बन गया हो जिसमें गुंजाइश हो कि उसको भी मॉड्यूलर फॉर्म में कन्वर्ट, अगर पॉसिबल हो उसके बारे में भी सोच सकते हैं। कुछ रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस सीखिए, अपने बच्चों से आप बनवाएं जरूर। सिर्फ उसको फाइंड द एलसीएम, फाइंड द पैलिंड्रोम, इस तक सीमित ना रखें। इसको हम कह सकते हैं छोटी छोटी प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग जिसको हम कहते हैं। एक जब वो सी प्रोग्रामिंग सीख गया तो वो जब तक उसको इंप्लीमेंट नहीं करेगा हम नहीं जान पाएंगे उसमें क्षमता क्या है प्रोग्राम को सॉल्व करने की। छोटे से कुछ एग्जांपल दे रहा हूं, छोटा सा कैलकुलेटर बना लीजिए, कैलकुलेटर डिजाइन करके देते हैं हम। एक ऑनलाइन वोटिंग सिस्टम, कुछ कैंडिडेट्स हैं, किसको कितने वोट गए, कौन जीता, क्या हुआ, उसका एनालिसिस वगैरह करके दे दो। सिनेमा हॉल टिकट बुकिंग सिस्टम छोटा सा बना लीजिए। ये छोटी छोटी सी प्रॉब्लम कुछ आपको एग्जांपल के तौर पर दूंगा, इसको एक छोटे से प्रोजेक्ट के रूप में ले, कुछ घंटों का काम रहेगा, ये 10 से 12 दिन में ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी अगर 3-4 घंटे रोज बैठेगा। आपके लिए शायद वो बहुत छोटा काम हो, आप जल्दी कर पाए, लेकिन स्टूडेंट के पॉइंट से सोचें तो हम नॉर्मली क्या करते हैं कि सेमेस्टर के जब काफी सीनियर हमारा होता है हमको प्रोजेक्ट देते हैं टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ग्रेजुएशन प्रोग्राम। लेकिन यहाँ मैं बात कर रहा हूँ कि जिस वक्त आपका एक प्रोग्राम चल रहा है, जिस वक्त आप सी पढ़ा रहे हैं, उसी समय कुछ समय निकालें इसके लिए अलग से। सी पढ़ाना, जैसे सी की तरफ हम फिनिश की तरफ जा रहे हो, वहां पे प्रोजेक्ट इंट्रोड्यूस करा दें बच्चों को, और लैब में इस प्रोजेक्ट को करें आपके गाइडेंस में। आप मान के चलिए कि बच्चे में बहुत आत्मविश्वास आएगा, उसे खुशी होगी कि मैंने ये सिस्टम बनाया है, उसके अंदर मोटिवेशन भी आएगा, और एक रियल उसको प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल डेवलपमेंट होगी। बाकी हम जो उदाहरण देते हैं, जो मुख्य रूप से हर जगह फाइंड द ग्रेटेस्ट ऑफ नंबर, फाइंड दिस दैट, वहां से तो मुख्य रूप से उसका सिंटैक्स वगैरह वो सीख रहे हैं, लेकिन जब तक वो रियल प्रॉब्लम को डिजाइन नहीं करते, हैंडल करते, उनमें प्रोग्रामिंग स्किल नहीं आएगी। और इंडस्ट्री के लिए हम बच्चे अगर तैयार कर रहे हैं तो उसके लिए यही तरीका है, क्योंकि यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये नहीं कि सी इंप्लीमेंट कर रहा है, यहाँ वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने की अप्रोच भी सीख रहा है। सी तो इंप्लीमेंट कर रहा है, लेकिन कोई प्रॉब्लम को हैंडल कैसे किया जाता है शुरुआत से लेकर आखिर तक, वो भी वो सीख रहा है। आगे जाके सी के अलावा अगर वो किसी और चीज में इंप्लीमेंट करना चाहेगा
तो ये स्किल उसके लिए महत्वपूर्ण हो जाएगी। कुछ कंपाइलर्स हैं आपके, कुछ आईडी हैं, कुछ लर्निंग रिसोर्स बुक्स वगैरह बच्चों को रिकमेंड करते ही हैं, वो सब जरूर करिए। तो ये कुछ ब्रीफ मैंने आपसे बात करी है एक प्रॉब्लम सॉल्विंग सी के माध्यम से कैसे की जा सकेगी। यहाँ मैंने सी को एक ओवरव्यू के रूप में लिया है, सी के फीचर्स के बारे में बहुत ज्यादा डिस्कशन नहीं किया है, जो आगे आने वाली क्लास में होगा। यहाँ पे मैं आपसे कुछ मुख्य बातें और करूंगा, क्योंकि आप भी सब अध्यापक हैं, अपने तरीके से स्टूडेंट्स को आप पढ़ा रहे हैं। अब चूंकि हमारी संस्था जो है, हम लोग कई तरह के प्रोग्राम्स करवाते हैं, सिर्फ क्योंकि मैं कंप्यूटर साइड से हूँ तो कंप्यूटर के अपने कई तरह के प्रोग्राम्स तो करवाते हैं हम। इसके अलावा हमारे कुछ इंडक्शन प्रोग्राम्स भी होते हैं, जहां हम टीचर्स को इंडक्ट करते हैं कि बेस्ट प्रैक्टिसेस किस तरह से अडॉप्ट की जा सकती हैं टीचिंग की। तो मेरे लिए तो एग्जांपल्स वो होते हैं जब मैं देता हूँ वहां पे जो कंप्यूटर हमें, क्योंकि हमारे वहाँ अलग अलग क्षेत्रों से लोग आते हैं, मैकेनिकल इंजीनियर्स भी होते हैं, सिविल इंजीनियर्स भी होते हैं, तो हमें कई तरह से प्रॉब्लम्स उनको और एग्जांपल्स उनको देने होते हैं। तो मुख्य रूप से जो इस तरह की बातें होती हैं, न्यूली इंडक्टेड टीचर, तो न्यू रिक्रूटेड टीचर को हम ट्रेनिंग करते हैं, 4 हफ्ते की ट्रेनिंग रहती है। इंडक्शन फेज 1, फेज 2 कहते हैं उसको, फेज 1 में 2 हफ्ता और फेज 2 नॉर्मली सभी टीचर्स के लिए, बाकी अनिवार्य कर दिया है। तो हमारे यहाँ कई तरह के पार्टिसिपेंट्स आते हैं, जो हम लोग उनको जो बात करते हैं पढ़ाने के लिए, मैं आपसे भी शेयर करूंगा। यहाँ पे हम कंटेंट को एनालाइज जब करते हैं पढ़ाने के लिए, एक टीचर हमेशा अपना एक प्लान तैयार करता है किस तरह से पढ़ाना है। वो कंटेंट को पहले एनालाइज करता है अपने तरीके से, वो कंटेंट क्या है और कितना डेप्थ में जाना है, क्या डील करना है, कैसे करना है। हम उसमें बोलते हैं 4 मुख्य रूप से अप्रोचेस रहती हैं जो हमें पढ़ाने समय ख्याल रखनी चाहिए। एक है पार्ट टू होल एंड होल टू पार्ट। अगेन आप सब जानते होंगे होल टू पार्ट एंड पार्ट टू होल मतलब क्या मतलब इसका? होल टू पार्ट एंड देन पार्ट टू होल, ये अप्रोच हमें फॉलो करनी चाहिए। हमारी प्रोग्रामिंग में बहुत एप्रोप्रिएट है ये। हम लोग जब पढ़ाना चालू करते हैं तो मैंने बहुत जगह देखा कि टीचर चालू करते हैं सबसे पहले सी प्रोग्राम, चलो वेरिएबल सबसे पहले पढ़ाएं, फिर हमसे ज्यादा है, तीसरा है कि कुछ एग्जांपल होते हैं डिवीजन बाय जीरो, स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर, लाइकवाइज। ये चीजें थोड़ा टाइम पर्टिकुलर थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है हमारे लिए निकालना। छोटी छोटी प्रॉब्लम में तो कुछ नहीं, लेकिन जो बड़े प्रोग्राम सीखते हैं वहां ये चीजें मैटर करती हैं। हर एक एरर के अपनी इम्प्लीकेशंस हैं। अगर ये एरर आई तो सर क्या मतलब हो जाएगा, ऐसे मेरा प्रोग्राम क्या भी लगेगा और मुझे क्या करना होगा। इसलिए इफेक्टिव डीलिंग के तरीके हम निकालने पड़ेंगे। उस एग्जांपल से हम देखेंगे आगे जाके सी में पर्टिकुलर इसको कैसे किया जाएगा। तो एरर को समझ पाना और पढ़ पाना ये भी अपने आप में चीज है। कई बार हमें होता है लाइन 3 एरर सो एंड सो, हमने लाइन तो बिल्कुल सही है, कुछ समस्या है ही नहीं इसमें, फिर कहां समस्या होती है? क्या वो गलत रिपोर्ट कर रहा है? एक्चुअली वो उसके हिसाब से वो स्टेटमेंट कंटिन्यूस चल रहा है ऊपर वाला, तो ये मान रहा है। हो सकता है ऊपर की लाइन में प्रॉब्लम हो, अगर उस लाइन में तो जरूर ऊपर की लाइन देखिए, बिल्कुल ऊपर की लाइन में प्रॉब्लम है। आपको लाइन नंबर अगर 3 बोला हो सकता है 3 की जगह 2 में हो, उसका असर 3 पे आ रहा है, क्योंकि उसी को स्टेटमेंट कंटिन्यूएशन में मान रहा है वो। इसलिए उसको समझ पाना हमारे लिए जरूरी है कि एरर को समझे तो पहले, डिबगिंग की बात तो बाद में आएगी, दूर कैसे करें, समझ में आए पहले हमें। स्पेसिफिक लाइन को जो रिस्पांसिबल है वो हाईलाइट भी हो जाएगी और एक मैसेज के साथ हाईलाइट होगी। रूट क्रॉस क्या है ये आइडेंटिफाई करना जरूरी है, क्यों ये एरर आई। अगर वो हमने आइडेंटिफाई कर लिया तो सिंपल सी बात, मिसिंग सेमीकोलन, मिसिंग ब्रैकेट तो सामान्य चीजें हैं। सिंटैक्स एरर जैसे मैं बात कर रहा हूं, जब किसी लैंग्वेज के हिसाब से रूल है उसका स्ट्रक्चर उसको फॉलो नहीं किया गया हो तो वो सिंटैक्स एरर कहलाएगी, जैसे आप जानते हैं। ये कंपाइल कोड को कंपाइल करने से ही रोकेंगे, कोड को कंपाइल ही नहीं हो पाएगा इस केस में। जब कंपाइल नहीं होगा तो एग्जीक्यूशन के लिए तो बात आएगी ही नहीं। एरर मैसेज आपके पास आएगा जहां पे आपको हिंट मिल जाएगी क्लियर कट। कई
कई तरह के कारण हो सकते हैं सिंटैक्स एरर आने के। मुख्य रूप से क्या है, आपको कराते हैं प्रोग्रामिंग, मुख्य रूप से क्या हो सकते हैं, सेमीकोलन, स्टेटमेंट ब्रैकेट मिसिंग, कीवर्ड का नाम गलत लिख दिए, इनकरेक्ट, बिल्कुल 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 आप सही बोल रहे हैं, मिसिंग, इनकरेक्ट पंक्चुएशन मार्क, सेमीकोलन डालने से रह गया, पैरेंथेसिस बंद होने से रह गया, mismatch parenthesis, bracket, braces, failing to close or open parenthesis, bracket, ये सारी चीजें बहुत कॉमन तरह की एरर है। ये डिटेक्ट भी आसानी से हो जाती है। तो उसके अवॉइड का सिंपल तरीका क्या है, तो बच्चों को बताएं कि ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों साथ में लगाएं, अब उसके बीच में लिखना शुरू करें, तो ये एरर कभी नहीं आएगी। वो आदत डालनी पड़ेगी बच्चों को लिखने की, वो बताना आपको नहीं पड़ेगा। हम लोग तो जानते हैं, लेकिन कई बार बच्चों से हम पता नहीं पाते हैं, छोटी सी चीज उनको बताने की आवश्यकता पड़ती है कि वो इस क्षेत्र में नए हैं। मिसस्पेल्ड कीवर्ड और आइडेंटिफायर, जैसे कि आपने बताया, ये चीजें होती हैं। इम्प्रॉपर यूज ऑफ ऑपरेटर, कोई दूसरा ऑपरेटर यूज करना था, हमने कोई दूसरा गलती से ऑपरेटर यूज कर लिया, और ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन वो हमारा गलत हो गया, ये एक प्रॉब्लम है, कॉमन सी प्रॉब्लम है। मिसिंग सेमीकोलन, आगे सेमीकोलन, वो इंडिकेट भी कर देगा, इस तरह से आ जाएगा आपका एक एरर मैसेज आ जाएगा, आसानी से डिटेक्ट हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। ये है मिसमैच ब्रैकेट है, आप देखेंगे क्लोजिंग और ओपनिंग की मैचिंग नहीं है, एल्स के पहले आपको चल रहा है, चालू हुआ है, इफ के पहले चालू हुआ है, मेन के पहले चालू है, बंद हो पा रहा है, ये हमें देखनी पड़ेगी। सिंटैक्स एरर बता देगा, वो एक एरर मैसेज दे देगा, ठीक है, ये भी कोई इशू नहीं है, आसानी से सॉल्व हो जाएगी, हमें मालूम पड़ जाएगी। रन टाइम जो है ये एक्सेप्शंस कहलाएंगे, हालांकि जावा जैसा इसमें नहीं एक्सेप्शन हैंडलिंग के तरीके आप, लेकिन आपको हैंडल करना पड़ेंगे वो एक्सेप्शन अपने तरीके से, एग्जीक्यूशन के समय आएंगे ज्यादातर ये। इसको समझ पाना और फिर ठीक कर पाना। कई बार क्या होता है कि प्रोग्राम कुछ अलग तरह से बिहेव करेगा, जैसा करना था वैसा नहीं करना, या हो सकता है क्रैश भी हो जाए वो, या इनकरेक्ट आउटपुट दे, इसलिए हमें समझना मुश्किल हो जाता है कि इसको कैसे समझेंगे, क्या समस्या आई है। इनवैलिड इनपुट दिया, जीरो डिवीजन हुआ, एक्सेसिंग आउट ऑफ बाउंड मेमोरी हो गया, हम वो चीज एक्सेस कर रहे हैं जो मेमोरी में है ही नहीं, इनकम्पैटिबल डेटा टाइप्स, इस तरह की चीजें होंगी। तो सिंटैक्स में लैंग्वेज के ग्रामर के साथ तो बिल्कुल सब कुछ ठीक है, लेकिन एग्जीक्यूशन के समय को समझते आए, वहां हमें मैसेज कुछ डेटा भी है रन करने के बाद, तो हमको समझ पाना मुश्किल होता है, कई बार तो मैसेज आ ही नहीं पाता कि सिस्टम ही क्रैश हो जाता है, तो हमारे लिए और डिफिकल्ट हो जाता है समझ पाना, समस्या है कहां आके, कहां जाके रुका। पुअर प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस इसके लिए रिस्पांसिबल है, कोडिंग मिस्टेक है, मेमोरी लीक प्रॉब्लम है, इनएडिक्वेट एरर हैंडलिंग, जो हमने अंदर जो कोड में लगाई है, कोड के साथ ही हमें एरर हैंडलिंग के तरीके लगाने चाहिए कि कहां समस्या हो सकती है, वहां हम कोड के अंदर ही लिखे हों चीजों को डिफरेंट पॉइंट्स पे। आगे जाके बात करता हूं आपसे। कई बार कुछ एजिंग हार्डवेयर रहता है, रैम वगैरह की प्रॉब्लम कुछ जिम्मेदार रहती है, सॉफ्टवेयर के इंटरफेसेस कई बार कॉन्फ़िगर करते हैं, हमारे सिस्टम में कई चीजें रन हो रही होती हैं, हमारे प्रोग्राम के अलावा भी, वहां भी दिक्कत हो जाती है, उसको उचित रूप से मेमोरी मिल नहीं पा रही है, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, दूसरे प्रोग्राम से कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, और मालवेयर या वायरस इंफेक्शन अगर है तो भी बहुत बड़ा इफेक्ट करता है। लेकिन ये चीजें हमें ज्यादातर मालूम होती है, गूगल प्रोग्रामिंग ये हमारा फोकस एरिया है, हालांकि दूसरी समस्याएं भी जिम्मेदार हो सकती हैं इसके लिए, लेकिन यहाँ हमारा फोकस है गूगल प्रोग्रामिंग को कैसे ठीक किया जाए। ये देखिए यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, रन टाइम एरर का एग्जांपल है, यहाँ अननोइंगली डिवाइडेड, देखो डिवाइडेड बाय 0 लिखा नहीं गया है, लिखा जाएगा तो ऑब्वियस है, लेकिन b में कुछ ऐसा एक्सप्रेशन आ रहा है, ये तो सिंपल a-10 लिखा है, कई बार कुछ बड़े एक्सप्रेशंस होते हैं which may leads to 0, तो यहाँ पे एक चेक लगाना जरूरी है। हालांकि
लॉजिक ये नहीं कहता कि चेक लगाया जाए, क्योंकि क्वेश्चन है सिंपल सा a डिवाइडेड बाय, लेकिन यहाँ पे चेक जरूर लगाया जाए कि अगर b 0 नहीं है तो, अदरवाइज वहां प्रिंट करवाया जाए कि b 0 हो रहा है, गलत रिजल्ट आएगा, सुधारिए, यहाँ क्लियर कट हिंट मिल जाए। वो कोड एक एडिशनल कोड है जो यहाँ लिखा जाना चाहिए। एक ये है नल पॉइंटर डिफरेंसेस। क्यों आता है ये? अक्सर पॉइंटर एक साथ होता है। ये पॉइंटर हमारा नल को कर रहा है और हम उसको वैल्यू कुछ मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं जो कि नल पे है। अटेम्प्ट टू डील विद नल पॉइंटर रिजल्ट्स इन अ सेगमेंटेशन फॉल्ट। क्यों? प्रोग्रामर से मैं तो क्रैश हो जाएगा या एरर मैसेज देगा, है ना? अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर रहेगा। आप जरूरी नहीं कि ऐसा ही बिहेवियर रहे, अगर वैल्यू प्रॉब्लम है डिपेंड करेगा। देखिए सेगमेंटेशन फॉल्ट कोर डाउन, अब इसका मतलब क्या है? कोर डाउन का मतलब ये हमें समझना जरूरी है। आप समझ लीजिए मेमोरी से कुछ खिलवाड़ हो गया, अब रीजन आप देखिए क्या खिलवाड़। स्टैक ओवरफ्लो ये भी मुख्य समस्या है। ये कब आती है? हाँ पानी ज्यादा डालते तो पानी स्टैक वाटर से हाँ बच्चों बिल्कुल सही, पानी ज्यादा डाल दिया गिलास में तो गिर गया, क्योंकि उसकी कैपेसिटी के बाहर चला गया। वो बिल्कुल सही एग्जांपल है। तो यहाँ पे हमारा कैपेसिटी से क्या मतलब है? देखिए रिकर्सिव फंक्शन लिखा गया है यहाँ पे, उसको फिर कॉल किया गया है और नीचे रिकर्सिव फंक्शन को डिफाइन कर दिया गया है। अब इस केस में क्या होगा? सेगमेंटेशन इसको सॉल्व करने के सेगमेंटेशन पर कोड डाउन प्रॉब्लम आ जाएगी। क्यों आएगी ये प्रॉब्लम? टर्मिनेशन पॉइंट नहीं दिया गया ऐसा कहीं नहीं, तो सेमेंटिक्स और सिंटैक्स का कोई गलती नहीं है इसमें। सब पंक्चुएशन मार्क प्रॉपर्ली लिखे गए हैं, लैंग्वेज के सारे रूल्स फॉलो किए गए हैं, लेकिन लॉजिकली इसमें एक चीज होनी थी जो मिसिंग है। तो एक्सप्रेशन है कि लाइन फ्लो हैज रिकर्सिव कॉल विदाउट टर्मिनेशन कंडीशन, वो हमसे छूट गई है, इसलिए प्रोग्राम इंडेफिनिट लूप में फंस गया। टर्मिनेशन पॉइंट ही नहीं है, कब टर्मिनेट होगा जाके ये? तो ये देखो यहाँ पे 4 लाइनें हैं, 5 लाइनें समझना आसान है। जब टिपिकली कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए 100 या 200 300 कोड्स लिखे जाते हैं, वहां डिटेक्ट करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए हम जो मैं बात करता पुअर प्रोग्रामिंग प्रैक्टिसेस, ये प्रैक्टिसेस अच्छे से डालें। जब इस तरह की चीजें हम यूज करें तो ख्याल रखें डिवीजन बाय 0 ना हो, पॉइंटर नल के जा रहा हो मैनिपुलेट करने की कोशिश उसको ना हो, या उसको देखें क्या प्रॉब्लम है पॉइंटर्स के साथ, या इस तरह की प्रॉब्लम जहां टर्मिनेशन कंडीशन नहीं हो वहां प्रॉपर्ली विदाउट टर्मिनेशन कंडीशन इनफाइनाइट लूप में ना चला जाए। इस तरह की चीजें हमें देखना पड़ेगी। लॉजिक का ये बहुत कॉमन है। ये एक ऐसी चीज है, बनाना चाहा था हलवा बन गया उपमा, या उपमा बनाना चाहा था वो हलवा बन गया। आउटपुट तो मिला लेकिन वो नहीं मिला जो मुझे चाहिए था। शायद मुझे भटूरे बना था लेकिन पूरी के शेप में आ गया, वो टेस्ट भी है लेकिन पूरी का टेस्ट है, इसमें भटूरे वाली बात ही नहीं है। तो क्यों ऐसा होगा वो समझना मुश्किल है। ये लॉजिकल एरर सबसे डिफिकल्ट होती है समझना रन टाइम के साथ साथ, वो हमें ध्यान देना चाहिए। सेमेंटिक एरर जो उसके रूल्स को ग्रामर को फॉलो ना करें, उसकी मीनिंग को, सेमेंटिक बेसिकली मीनिंग से होता है कि हम समझ रहे हैं कुछ और, मीनिंग कुछ और निकल रहा है उसका। रोको मत जाने दो, बहुत बड़ा एग्जांपल है जो बात करती है, रोको मत जाने दो, कॉमा कहां पे लगा है? रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो, मीनिंग बदल जाता है। ये लॉजिक में हमारे अगर मिस्टेक है या एल्गोरिथम में प्रॉपर हमने ध्यान नहीं दिया तो इस तरह की प्रॉब्लम आना लाजिमी है। ये कोई तरह की एरर जनरेट नहीं करेंगे आगे। ये तो रन टाइम से भी बढ़ के बात हो गई। रन टाइम में भी कुछ तो आपको मिल जाएगा, समझ में नहीं आएगा कहां हुआ, लेकिन रन टाइम ये बता देगा कुछ प्रॉब्लम तो हुई था, अब आप देख लीजिएगा तो प्रॉब्लम भी नहीं बताएगा। प्रॉब्लम आपको निकालेंगे कहां समस्या आ गई, क्यों मेरा उपमा हलवा बन गया। अब इसको डिटेक्ट करना और उसको फिक्स करना ये थोड़ा सा चैलेंजिंग काम रहेगा। इनकरेक्ट सीक्वेंस कहीं पे वो फाइल वहां तो मिसिंग है। जब आप मॉड्यूलर प्रोग्राम लिखते हैं तो मल्टीपल फाइल्स होती हैं, सिंगल फाइल में आपके कोड नहीं होते हैं। इनकम्पैटिबल आर्किटेक्चर और प्लेटफॉर्म कंपैटिबिलिटी इशू अगर व्हेन ऑब्जेक्ट फाइल्स और लाइब्रेरीज आर compiled for different architecture or platform, they are linked together. इसलिए प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस वाली बात यहाँ पे हम दो बात करते हैं। एक ये इस तरह की प्रॉब्लम आती है अनरिजॉल्व्ड एक्सटर्नल सिंबल। यहाँ पे क्या मतलब है?
ऐड नंबर। इसका मतलब क्या हुआ, ऐड नंबर नाम से जो फंक्शन में दिया है ये वहां है ही नहीं। ऐड नंबर इज रेफरेंस इन द मेन फंक्शन बट इज नॉट डिफाइंड या फिर इंप्लीमेंटेड इन एनी ऑब्जेक्ट फाइल, तो किसी ने इंप्लीमेंट नहीं किया या फिर डिफाइन नहीं किया गया। तो ऐड नंबर पहले मेरा डिफाइन तो हो कहां से आ रहा है क्या आ रहा है, उसके बिना मैं उसे कॉल नहीं कर सकते। इसका मतलब ये इस तरह क्या है समझ लेना, इसका मतलब कहीं इसकी डेफिनेशन में प्रॉब्लम, या फिर ऐड नंबर का नाम हमने गलत लिख दिया, हमने लिखा कुछ और तरीके से, यहाँ स्पेलिंग कुछ मिस्टेक हो गई, ये भी प्रॉब्लम है। ये एरर आती है। वेरिएबल नेम ऑलरेडी डिफाइंड इन सेकंड ऑब्जेक्ट, तो एक ही वेरिएबल हम दो जगह यूज कर रहे हैं, वही ना वेरिएबल। हालांकि मॉड्यूलर जब प्रोग्राम लिखूं तब ये तरह की प्रॉब्लम आती है, बड़ा सोच समझ लिखना चाहिए। डुप्लीकेट सिंबल आ जाता है, this link error आता है, the single variable name is defined in the both file, first dot को भी तो लिंक कर रहा है दोनों फाइल को, दोनों जगह मिल रहा है उसको, डेफिनेशन अलग अलग है। अभी लिंकिंग की प्रॉब्लम है, किससे लिंक करें भाई, मिसिंग और इनकरेक्ट डायरेक्टिव्स। कई प्री प्रोसेसर्स होते हैं हमारे पास, मैक्रोस जिनको हम बोलते हैं, वो या तो नेसेसरी हेडर फाइल या तो इंक्लूड नहीं कर रहे हैं या फिर करेक्ट सेंटेंस के साथ नहीं कर रहा है, आप मान के चलिए। कई बार सर्कुलर डिपेंडेंसी हो जाती है। सर्कुलर डिपेंडेंसी का मतलब एक को दूसरे में कॉल कर रहे हैं, दूसरे को पहले में कॉल कर रहे हैं, तो सेल्फ लूप क्रिएट हो जाएगा। मैक्रो रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, मिसिंग या इनकरेक्ट मैक्रो है, या तो मैक्रो बनाए नहीं है या फिर इनकरेक्टली बनाए हैं, एक्सप्रेशन गलत है या फिर कॉन्फ्लिक्ट है मैक्रोज में। इस तरह के हम प्री प्रोसेसेस को हम कहते हैं, प्री प्रोसेस में प्रॉब्लम आएंगे। कंडीशनल कंपाइलेशन इश्यूज, जो उसके लिए हमारे पास ही रहते हैं, IF एंड DF, IF इस तरह से कंडीशनल कंपाइलेशन है यहाँ पे, उसके मैक्रोज वगैरह हैं। इस तरह की प्रॉब्लम अक्सर हमें आ जाती है अगर मैक्रोज हमने प्रॉपर्ली यूज नहीं किया, प्री प्रोसेसर का हम प्रॉपर यूज नहीं कर पा रहे हैं। तो ये एरर आएगी लिंकिंग के समय, जब वो कंपाइल कर रहा होगा, ये सिंटैक्स से और सेमेंटिक सबसे अलग है, ये लिंकिंग की प्रॉब्लम्स हैं। तो ये हमें समझना पड़ेगा, लिंकिंग प्रोसेस को अगर हम समझते हैं तो लिंकिंग की इन चीजों को भी समझ सकते हैं। यहाँ पे देखिए एक हेडर फाइल का नाम है मेरे ड्रॉप, ये फाइल यहाँ पे क्योंकि है नहीं, शायद इस तरह का एरर होगा, वो करेक्ट हेडर फाइल इंक्लूजन इस नाम से नहीं किसी और नाम से हो आपकी फाइल। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, दो हेडर फाइल है, एक दूसरे को कॉल कर रही है। डीबगिंग टूल इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ऐसे केस में। जब आप टर्बो सी वगैरह जैसे एनवायरनमेंट में काम करते हैं, जहाँ इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है, वहां तो कोई समस्या नहीं है, आसानी से आपको हिंट मिल जाती है, कोड भी कलरिंग भी हो जाती है, लाइन नंबर भी दिखा देता है, सब दिखा देता है। लेकिन कंसोल के ऊपर जब हम काम करते हैं वहां थोड़ी दिक्कत हमें हो सकती है। तो डीबगिंग टूल हमारे पास अगर है, स्टेप बाय स्टेप हमें बता रहा है, वेरिएबल इंस्ट्रक्शन करके दे रहा है, स्टैक ट्रेसिंग दे रहा है, कई तरह से हम डीबगिंग कर सकते हैं। फ्लो का एग्जीक्यूशन हम चेक करना चाहिए, वेरिएबल की वैल्यूज को हम एग्जामिन करें, ओवर द पीरियड वैल्यूज किस तरह से चेंज हो रही है, कहां पे चेंज हो रही है, और इस तरह से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं सोर्स का। तो हमें क्या तरीके अपनाने चाहिए, कोड की ट्रेसिंग करें, हम कोड के एग्जीक्यूशन के पाथ को आराम से देखें, किस पाथ पे हो रहा है, वो किस पॉइंट पे एरर आ रही है, उसके लिए हम प्रिंट स्टेटमेंट वगैरह भी ले सकते हैं, ट्रैक द प्रोग्राम स्लो। जब पर्टिकुलरली आप इफ में जा रहा है तो किस इफ में जा रहा है, कहां जा रहा है, क्या जा रहा है, किस केस में क्या जाना चाहिए। एरर का ओरिजिन हम अगर निकाल लेंगे, उसके लिए प्रिंट स्टेटमेंट बहुत यूजफुल है। हम जैसे प्रिंट हम आउटपुट फाइनल लेंगे, इंटरमीडिएट प्रिंट लगाइए आप। पर्टिकुलरली जहां मैंने आपसे बात की डिवीजन बाय 0, वहां अगर ये करा लेंगे तो आपको दिक्कत ही नहीं जाएगी, या इफ लगा देंगे वहां तो भी दिक्कत नहीं जाएगी। तो कई बार मैं रन टाइम में क्रैश हो गया प्रोग्राम, तो कहां जाके क्रैश हुआ, इंटरमीडिएट अगर प्रिंट रहेंगे तो आपको हिंट मिल जाएगी कि अप टू दिस पॉइंट तो मेरा प्रोग्राम चला, इसके आगे कहीं जाके समस्या आई है। तो इंटरमीडिएट प्रिंट डालना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑल्दो वो फाइनल आउटपुट नहीं है, लेकिन डीबगिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें प्रिंट डालना इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इससे हमें ऑब्जर्व करने में आसानी होगी, लोकेट एरर को करने में आसानी होगी। हालांकि क्लियर कट इंडिकेशन तो नहीं मिलेगा, लेकिन मुझे एक ब्रॉड लेवल मालूम पड़ जाएगा कहां तक प्रोग्राम चल रहा है, किस जगह पे मुझे फोकस करने की जरूरत है। अननेसेसरी में क्यों उस कोड पे फोकस करूं जहां तक प्रिंट मुझे मिल चुका है। तो इस पूरे प्रेजेंटेशन का कंक्लूजन ये है कि डिफरेंट टाइप एरर को समझना जरूरी है जब हम एक सॉफ्टवेयर डिजाइन करें सी में। और प्रोग्रामर जब एफिशिएंट और रोबस्ट कोड अगर लिखता है
तो उसको एरर हैंडलिंग की टेक्निक बहुत अच्छे से आना चाहिए, नहीं तो इम्प्रॉपर तरीके से कोड लिख नहीं पाएगा और हैंडल नहीं कर पाएगा एरर्स को। कंपाइल टाइम, रन टाइम, दो तरह की एरर है, दोनों के इंप्लीकेशन समझ में आने चाहिए उस हमारे प्रोग्रामर को, और उनको कैसे निपटा जाता है ये पता चलना चाहिए। कंपाइल टाइम एरर कंपाइलेशन के समय होती है, काफी हद तक हमें हिंट मिल जाती है, उसको कंपैरेटिवली दूसरी एरर की तुलना में इसको सॉल्व करना ज्यादा आसान हो जाता है। सेमेंटिक एरर से रिलेटेड ज्यादा है, इलॉजिकल और एब्स्ट्रैक्ट कोड्स हैं, तो हमें हिंट मिल जाएगी, हम सुधार लेंगे। ये एरर कंपाइलर हमको बता देगा और एग्जीक्यूशन से उसको रोक देगा, तो एग्जीक्यूट तो होगा ही नहीं वो। और हमने देखा कि रन टाइम एरर वो है जहां पे कंपाइलर हमें नहीं बताने वाला कुछ भी, या तो रन टाइम में कुछ मैसेज आएगा या ना भी आ सकता है। तो देखें रिजल्ट फ्रॉम सर्वर कंडीशन जैसे डिवीजन बाय जीरो, रननेस मेमोरी एक्सेस या दूसरी अनफोर्सिंग चीजें कई वजह से आ सकता है। रन टाइम एरर कंपाइल टाइम की तुलना में उसको डिटेक्ट करना, उसको रिजॉल्व करना थोड़ा सा कठिन। बस ये आइडिया था टोटल इस सेशन के बारे में। इस पूरे सेशन में हमने जो दो चीजें देखी हैं, एक तो प्रोग्राम को प्रॉब्लम के पर्सपेक्टिव में देख के कैसे लिख पाना, दूसरा एरर को कैसे हैंडल कर पाना है। दो मुख्य रूप से हमने चीजें बात है। आप अगर कुछ पूछना चाहें या कुछ आप लोग भी प्राध्यापक गण आप लोग भी करते हैं, आप लोग भी अपने अनुभव शेयर करना चाहें तो आप बोल सकते हैं या बात कर सकते हैं। तो मेरी तरफ से सेशन थैंक यू लंच का टाइम भी हो रहा था। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप सभी मित्रों का स्वागत है। प्रोफेसर रवि कपूर जी जो कि NITTR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल टीचर्स ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट से है भोपाल से, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का उपक्रम है जो टीचर्स को बेसिकली ट्रेन करता है टेक्निकल एजुकेशन के अंतर्गत। आपका मार्गदर्शन हमारे परिसर को सदैव मिलता रहता है और जब जब भी हम कठिनाइयों में आते हैं आपका पूरा मार्गदर्शन हमारे साथ बना रहता है। और इस पूरे जो हमारा 7 दिन का जो एक्टिविटी प्रोग्राम है उसका पूरा शेड्यूल भी आपके द्वारा फ्रेम किया गया है। और मैं आपको पूरे परिसर की तरफ से और हम सभी कंप्यूटर फैकल्टी की तरफ से सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। और आपका मार्गदर्शन हमें आगे भी मिलता रहे, हमारी आपसे रिक्वेस्ट है। आपका व्यस्ततम समय है, लेकिन मेरा फिर भी आपसे निवेदन है कि यदि फिर भी आपको बीच में कभी भी जरा सा भी समय मिलता है तो आप हमारे बीच होंगे तो हमें बड़ी प्रसन्नता होगी। और लेकिन आपके द्वारा 2 विद्वान भी हमें दिए गए हैं जो कि अभी आज उपस्थित हैं, पहले अनिल मुखर्जी जी और स्मृति मुखर्जी जी, आपका भी हमारे साथ सहयोग रहेगा और निश्चित रूप से हमें कुछ ना कुछ यहाँ से प्राप्ति होगी। और कुछ हमारे मन में भी डाउट्स हैं, जैसे हमारे जो छात्र हैं वो एक संस्कृत बैकग्राउंड से आते हैं, उनको कैसे हम सरल तरीके से ये जो कोडिंग है प्रोग्रामिंग है उनके सामने ला सकते हैं, ये हमारे साथ में बड़ा चैलेंजिंग जॉब होता है। क्योंकि वो जिस परिवेश से आते हैं वहाँ पर बिल्कुल भी इसका ABCD भी नहीं रहता है, तो अब एकदम वहाँ से हमको लेके उनको चलना रहता है। तो ये सब थोड़ा सा कठिनाई आती है, इंग्लिश की प्रॉब्लम्स भी आती है जो हम लोग सभी फेस करते हैं। तो ये सब कठिनाइयों के लिए थोड़ा सा आप सबसे सहयोग अपेक्षित रहेगा। निश्चित रूप से इनका सोल्यूशन यहाँ पर आएगा, ऐसे अपेक्षा करते हैं। आपका पूरे परिसर की तरफ से, हम कंप्यूटर फैकल्टी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। इसके साथ ही अब लंच का समय हो गया है, जो आपको कैंटीन में चलना है।